वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अपनी डेट 9 अप्रैल हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने सारे वो जो पहले के वीडियोस हैं वो कवर कर रहे होंगे। उम्मीद ही कर सकती हूँ मैं कि आप लोग अपना इसको शेयर भी कर रहे हो, बिकॉज यार अगर आप शेयर नहीं करोगे वीडियोस को तो बताओ हमारे व्यूज कैसे आएंगे। व्यूज नहीं आएंगे तो हमारे लिए इसको कंटिन्यू करना कितना मुश्किल हो जाएगा। आप भी सोचो हमारे बारे में। तो एक बार आप लोग जरा इसको शेयर कर दिया करो। जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो इसको आप शेयर कर दो प्लीज। इसके लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी आप लोगों की तरफ से। ठीक है, तो ये काम आप कर दो और साथ ही साथ हम लोग अपना वीडियोस देखते हैं, कंप्लीट करते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है हमसे, क्या क्या डिटेल्स हमारे लिए जरूरी है। तो देखो भाई, इसमें हम लोग, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो, साथ ही साथ ये वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये है हमारे इम्पोर्टेंट 5 आर्टिकल्स जो हम आज कवर करेंगे। जैसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया और अफ्रीका के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग पीस कीपर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बंगाल के बारे में, ग्रीन स्टील और ओजोन। ये हैं 5 और ये पांचों के पांचों ही प्रीलिम्स के लिए तो हैं ही जरूरी, पर ये इंडिया अफ्रीका जैसे आर्टिकल है ये आईआर के लिए भी ज्यादा जरूरी है और ये मेंस के लिए जरूरी रहेगा। ठीक है, तो ये है इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग जब आप फर्स्ट वाला आर्टिकल मेरे साथ पढ़ोगे इंडिया अफ्रीका, तो जहां आपने अपने आईआर के नोट्स बनाए हुए हैं उसी में इसको आगे कंटिन्यू कर लेना। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे वो लिख लो। और किसी स्टूडेंट ने अगर उसके नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो आईआर की अपनी सेपरेट नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो। नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है वरना नहीं समझ में आ पाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंडिया और अफ्रीका के बीच के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज ये अभी न्यूज में चल रहा था। तो देखो भाई, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस आपस में सिंगल डायमेंशनल नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पे है, नहीं, मल्टी डायमेंशनल है, काफी सारी चीजों पे है, बहुआयामी है, बड़े बदलाव उस पे होने वाले हैं। अफ्रीका जो कि 30% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल जीडीपी में, बहुत जबरदस्त वहां पे पॉपुलेशन रहती है, लेकिन डिजीजेस भी बहुत है। जितनी पॉपुलेशन रहती है ना उतना डिजीज वाला भी है वहां पर सीन। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंडिया भी क्या करना चाहता है कि हम लोग वहां पर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल साउथ विजन के रूप में हम इसका कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका भी साउथ में है, इंडिया भी साउथ में है। ठीक है, तो इसकी यूटिलिटी काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम साउथ साउथ का कोऑपरेशन बढ़ाते हैं तो हमारी यूटिलिटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ में अपने आप को टॉप पे रखता है। आज से नहीं, हाँ, बहुत पहले से अपने आप को टॉप पे रखता हुआ आया है इंडिया। तो उसी हिसाब से हम लोग भी यहाँ पे चाहते हैं कि हम लोग इसको टॉप पे रखें। तो अब अफ्रीका ग्रो भी कर रहा है 3.8% से, वहां पे पॉपुलेशन काफी यंग भी है, इकोनॉमिकली भी वहां पर काफी बड़ा, और इंडिया ने भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वहां पे की है, जैसे कि $98 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। 42 ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि इंडिया से क्रेडिट लेती हैं। क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पे अमाउंट उनसे लेना, अच्छा खासा अमाउंट उनसे लेना। तो वो भी इंडिया यहाँ पर अच्छा खासा, मतलब इंडिया दे रहा है वहां पर, क्रेडिट लाइन दे रहा है वहां पर। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर, एक सिंगल चीज नहीं है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उनके साथ यहाँ पर कर रहे हैं। अब अफ्रीका भी काफी चीजों में ध्यान दे रहा है, जैसे अभी G20 में अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया ना। G20 में कितनी कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज हैं, और एक है उसमें यूरोपियन यूनियन, और अब एक अफ्रीकन यूनियन इस बार जुड़ा है जब इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप थी। है ना, पढ़ा था ना आप लोगों ने, इसके बारे में सुना ही होगा आप लोगों ने। तो अब उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये और चीजें भी देख रहे हैं कि और क्या क्या चीजें यहाँ पर है। ठीक है भाई, तो इंडिया अफ्रीका के रिलेशन की एक नींव है ये वाली। अब दो चीजों पे हम, पहले तो हम क्या कोऑपरेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के ऊपर कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है,
और इंडिया के दोनों की चीजें हो जाएंगी इसके अंदर, दोनों ही हम लोग यहाँ पर इजीली रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्रिटिकल मिनरल सेक्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो खनिज क्षेत्र होता है ना उसमें, ताकि हम लोग, क्योंकि देखो यार मिनरल्स चाहिए अगर हमें सोलर पैनल्स बनाना है। आपको मैंने कल वाले लेक्चर में भी समझाया था कि हम लोगों को मिनरल्स मिलेगा तभी जाकर के हम जो है सोलर में लगने वाली चीजों को हम बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हैं। हमें बैटरीज बनानी है, सोलर पैनल्स बनाने, तो हमको लिथियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, ऐसे मिनरल्स और मेटल्स की जरूरत होगी। तो उसके लिए हमें क्रिटिकली ग्रीन जैसी चीजों को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा। अफ्रीका अफ्रीका के पास पूरे वर्ल्ड के 30% यहाँ पर मिनरल्स है, जो जो उन्होंने अभी तक उसका यूज ही नहीं किया है सही से। भले ही उनके पास मिनरल्स हो काफी, पर उन्होंने इसका इस्तेमाल अभी तक भी उतने उस हिसाब से नहीं किया है जो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको रीड कर सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अफ्रीका की वर्क फोर्स भी है, इंडिया की भी अच्छी खासी वर्क फोर्स है और वहां पे भी है, तो अफ्रीका और न्यू दिल्ली के बीच में ये कोऑपरेशन बढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने का, इंडस्ट्री के टेक्निकल चीजों को संभालने का, रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो ये है इंडिया और अफ्रीका का प्रेजेंट सिनारियो। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और डिटेल बताती हूँ, बढ़िया से पढ़ते हैं आज। और अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ इंडिया और अफ्रीका के वैसे रिलेशंस कैसे, मतलब इन जनरल अगर मैं बात करूँ आईआर के पर्सपेक्टिव से, तो रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे हैं, बुरे और खराब या फिर डाउनफॉल में नहीं गए, ऐसा सच नहीं गए। तो भाई 2030 में काफी ज्यादा इंप्रूव होंगे भी ये रिलेशन, काफी एक्सपर्ट ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, अफ्रीका में काफी चेंजेस भी आए हैं, और हमारा इनके साथ एक इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट भी होता है, फोरम का सबमिट। ठीक है, तो उस हिसाब से भी हमारा ये चल रहा है, G20 के साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो टाइस काफी अच्छे हैं, कल्चरल कोऑपरेशन भी बढ़ सकता है, और इकोनॉमिकली भी हम काफी काफी वहां पर टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, लाइट मशीनरी, काफी चीजें दे रहे हैं। और लाइंस ऑफ क्रेडिट हो गया, ग्रांट हो गया, वो सब भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, तो काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, वहां पे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि आप अब ग्रो कर रही है, रवांडा, तंजानिया, सेनेगल, काफी सारी कंट्रीज है। बेसिकली बात है कि भाई वहां पे रिच उनका रिसोर्स है, पर वो अभी तक भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल, गैस, पल्सेस, लेदर, गोल्ड, मेटल्स, बहुत कुछ है, यूरेनियम बहुत है, प्लैटिनम है, क्रोमियम है, बहुत कुछ है। ठीक है, बस उसको इस्तेमाल करना उन लोगों को अभी तक आया ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो इंडिया वहां पे डेवलप करवा रहा है। समझे भाई? तो ये फर्स्ट आर्टिकल इंडिया अफ्रीका के ऊपर क्लियर हो गया सब लोगों को, बढ़े अगले पर। चलो अगले देखो, पीस कीपर्स में। अब भाई ये एक और आर्टिकल है जो कि हमारे प्रीलिम्स में काम आएगा, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स करके। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसने स्टार्ट करा है? इंडिया ने। इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, ताकि यूएन के जितने भी पीस कीपर्स हैं उनका एक ग्रुप है ये वाला, पीस कीपर्स के अगेंस्ट जो अगर कोई क्राइम कर रहा है ना उसके लिए, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पीस कीपर्स के लिए, जिसमें अभी यूएनएससी उसको देखता है, उसका हेड अभी इंडिया ही। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S. जयशंकर, उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है ब्लू हेलमेट्स कौन होते हैं? जो पीस कीपर्स होते हैं वो ब्लू कलर के हेलमेट पहनते हैं, इसलिए उनको ब्लू हेलमेट्स बोला जाता है। तो उन ब्लू हेलमेट्स के अगेंस्ट जो भी यहाँ पर क्राइम कर रहा है ना, मतलब पीस कीपर्स जो है उनके अगेंस्ट क्राइम जो कर रही है ना, उनका यहाँ पे ये ग्रुप है। ठीक है, समझ गए ना बात को? अब यूएन की पीस कीपिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि भाई उनको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता पीस कीपिंग करने का। उनको पीस कीपिंग जो करते हैं उनके अगेंस्ट लोग इतने ज्यादा क्राइम कर देते हैं, उनको ही बहुत चीजें कर देते हैं। ठीक है, उनका जोन ही कॉन्फ्लिक्टिंग ही रहती है सिर्फ। ठीक है, आर्म्ड ग्रुप्स का होना, टेररिस्ट का होना, ट्रांसनेशनल क्राइम्स का होना, तो ये चीजें काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं ना उनको खूब समस्याएं रहती हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स करेगा क्या है इसमें? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो मेंबर स्टेट सारे मिल करके यूएन के प्रॉपरली कंट्रीब्यूट करेंगे, 80 से मेंबर कंट्रीज उसमें जुड़ करके जो भी टर्म्स प्रैक्टिकली काम करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए, जितना भी डेटाबेस हो सकता है वो इकट्ठा करके। इंडिया ने इसके ऊपर जो है वो स्टेप्स लिए भी हैं, तो आपसे ब्लू हेलमेट्स हो गया, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का इनिशिएटिव हो गया, और ये कौन से रेजोल्यूशन के तहत है? 2589 रेजोल्यूशन है यूएन का,
यूएन के चार्टर में लिखा हुआ है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सीधा ऐसे ही फैक्चुअल बेस्ड आता है। प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं, जो वन डे एग्जाम्स होते हैं या फिर जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इंडिया इसमें यही कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बिकॉज इंडिया का यूएन की पीस कीपिंग में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अभी ड्यूटी पर 177 लोगों की जानें भी गई हैं। अभी तक सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लोगों की जानें गई हैं वो इंडिया की तरफ से ही गई हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, पीस कीपिंग करते हैं भाई, वो ये सिक्योरिटी काउंसिल के साथ जुड़ करके कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पीस बिल्डिंग के लिए काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में सारे लोग मिल करके, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए, जहाँ जैसे सभी सऊदी अरेबिया में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है। ठीक है, या वो था अभी सुडान में अभी गए थे हमारे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। तो ये चीज है, फ्यूचर प्लान इसका यही है कि अब इसको जो है एक इनफॉर्मल तरीके से रहेगा, ये बने रहेगा फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप का। 2 मीटिंग्स ये हर साल करा करेंगे, और ये अपने परमानेंट मिशंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे कि हमें किस तरीके से मिशंस को अपने अंजाम देना है, कौन से मिशंस पे कैसे करना है वो भी देखेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो अब ये याद रखिएगा, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, नाम याद कर लो, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, इंडिया, मोरक्को, नेपाल, ये सब इसमें शामिल। याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2 आर्टिकल्स हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे पे आते हैं। बंगाल में जो क्रॉप शिफ्टिंग चल रही है, बंगाल में क्रॉप पैटर्न्स काफी चेंज देखने को मिल रहे हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ पे, जो बांग्लादेश से बॉर्डर लगाता है, मुर्शिदाबाद और नाडिया। ठीक है, वीट से बनाना जा रही है लेंटिल्स और मेज, फार्मर्स जो है वहाँ के। ठीक है, वीट उगाने का सबसे बड़ा जो है हिस्सा वो एलुवियल सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल आपको नॉर्थ बेल्ट में काफी मिलेगी। तो वहां पर अब ये इसकी जगह जो है कई कई जगह पर बनाना की प्लांटेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि वीट जो है अब वो आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रही है, प्रैक्टिकली नहीं रही है कि भाई आर्थिक रूप से अगर आप उसको उगाओगे तो आपका घर का खर्चा चल जाएगा। साथ ही साथ एक डिजीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चलो खर्चा भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बाकी वीट ब्लास्ट भी है। वीट ब्लास्ट एक बीमारी का नाम है जो वीट को लग जाती है। ठीक है, 2016 में बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश से बॉर्डर लगाता है वेस्ट बंगाल, तो वहां पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, वेदर इवेंट्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कभी बहुत जबरदस्त बारिश हो जाती है, कभी ओले गिर रहे हैं, कभी बेमौसम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वीट की क्रॉप को तबाही हो जाती है। ठीक है, और उसके बिहाफ पे लोगों, मतलब जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनके लिए बनाना एक बेटर ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो फ्लड्स और हैवी रेन्स की वजह से ये एक बनाना जो है ना वो एक बेटर ऑप्शन बन के रह जाता है। तो वीट ब्लास्ट का इस पे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, बनाना की कल्टीवेशन इससे बढ़ गई है। ठीक है, और इवन ये एक इंसिडेंट भी देखा गया था, एक फार्मर जो है मजहार दियार विलेज जो है वहां का, वहां से उनको अपनी एंटायर क्रॉप बर्न करने पड़ी, क्योंकि वीट ब्लास्ट जैसी चीजें उसमें दिखने लग गई थी, इसलिए उन्होंने फिर से वीट ब्लास्ट को छोड़ ही, मतलब वीट के सिस्टम जो है उसको पूरा छोड़ ही दिया है। और उन्होंने फिर उसके बाद जो है जूट, लेंटिल्स और ये सब क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी। मेज कल्टीवेशन, जो मक्के की खेती होती है, वो भी बढ़ गई है वहां पर बहुत ज्यादा। पहले देखो कितना होता था, अब कितना हो गया, आप टाइम पीरियड देखो ना, कितना एरिया बढ़ गया इसका। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद मेज से बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, प्रॉफिट बहुत मिलता है मेज से। 3200 से 3800 पर क्विंटल मिलता है, तो वो उससे ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, पल्सेस और ऑयल सीड की प्रोडक्शन बढ़ गई है, पल्सेस होती है ना दालें, उनका। तो वही है कि भाई एक एक होता है ना कि आपको जहां ज्यादा फायदा मिलेगा आप वो चीज देख लोगे। तो आपको जहां फायदा मिलेगा आप उस चीज को यहाँ पर नोटिस करोगे। वही चीज है यहाँ पर कि आपको उस चीज में फायदा ज्यादा मिल रहा था, तो वो चीज पे लोग स्विच हो गए। ठीक है, तो अब आप इसको देख सकते हो, ये एक छोटा सा ही यहाँ पर पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, डिजीज का नाम पता होना चाहिए आपको। बाकी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर स्टेप ले रही है। वहां पे पहले तो देखो भाई, इस तरीके की चीजें होंगी तो सॉइल हेल्थ क्या हो गया, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी के एफर्ट्स यहाँ पे देखे जाते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई, इंसेंटिव्स देना, ये सब चीजें बहुत होती है। क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन काफी है, क्रॉप जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कि उसमें काफी सारे चेंजेस है। क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों को सुधारना भी बहुत जरूरी है, जैसे वेस्ट बंगाल में क्लाइमेटिक चेंजेस भी काफी ज्यादा आ रही है। तो ये चीज है, समझ में आया भाई? आर्टिकल क्लियर हो गया ना कि इस तरीके से। वैसे ही ग्रीन स्टील रेवोल्यूशन अब स्टार्ट हुआ है, ग्रीन स्टील का। ठीक है, अब हमारी स्टील और एविएशन मिनिस्ट्री दोनों साथ में मिलकर के इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि ग्रीन स्टील की प्रोडक्शन की जा सके। इसके लिए इवन टास्क फोर्स भी बनाई जा चुकी है। अब भाई पहले तो ये है ना कि ग्रीन स्टील को समझाना, लोगों को बताना, इसका सर्टिफिकेशन देना, इसकी क्वालिटी टेस्टिंग करना, काफी चीजें हैं, है ना। तो वो चीजों को देखते हुए ग्रीन स्टील जैसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। ग्रीन स्टील जो है उसमें कार्बन एमिशंस भी बहुत कम होते हैं।
डिमांड भी इसकी काफी बढ़ जाएगी धीरे धीरे, फिर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट को अगर ग्रीन स्टील इंट्रोड्यूस करना है तो उसके पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे फोकस करना, और उसके लिए लोगों को भी यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। और लोगों को तैयार करने का यहाँ पर मेरा मतलब है कि जो पीपल है उनको भी इसका जो यूजेज है वो बताना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, लोगों को भी तो समझाना पड़ेगा कि ये होता क्या है ग्रीन स्टील, ग्रीन स्टील का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो भी तो लोगों तक भी तो पहुंचानी पड़ेगी ये बात, तो वो चीज है इसके अंदर। ठीक है भाई। जैसे अब सरकार ने RINL विशाखापट्टनम में ग्रीन स्टील स्टार्ट करा था, ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि ग्रीन स्टील का मतलब क्या होता है कि भाई अगर स्टील के एमिशन है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन ना है, वो प्रॉपरली सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को यहाँ पे देखा जाता है, वेस्ट से जो भी पावर जनरेट होती है उसके ऊपर। ठीक है, 1 ट्री फॉर एवरी टन ऑफ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, प्रत्येक टन इस्पात क्षमता के लिए एक पेड़ लगाना, ये बात रहती है। तो अब तक 5 मिलियन से भी ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। और ये ग्रीन स्टील की पॉलिसी पे आज से नहीं, सरकार बहुत टाइम से काम कर रही है कि किस तरीके से इसमें, इसमें ये देखो ना, यहाँ पे आप रीड करो कि इसमें किस प्रकार के हमें इसको परिभाषित क्या करेंगे, इसके लिए कौशल सेट क्या चाहिए, धन कितना चाहिए, कैसे इसके ऊपर ये काम कैसे करेगा। और काम करने के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ये जो पूरा है, ये मतलब इसका अगर हम कार्बन का कह रहे हैं कि कार्बन नहीं होगा, तो कार्बन कैसे नहीं होगा, ये भी तो बताना पड़ेगा ना, कार्बन कैसे नहीं होगा। तो ये भी तो पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा ना इसके अंदर, तो वो चीज इसमें यहाँ पर बताई जाएगी। समझे भाई? तो वो चीज है जो कि इसके अंदर यहाँ पर स्टार्ट करवाया गया। कार्बन एमिशंस कम भी तो करने पड़ेंगे ना, तो उसमें हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, नोजल से हाइड्रोजन भरना पड़ेगा। ठीक है, उसमें ब्लेंड करना पड़ेगा। इसका सपोर्ट भी है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके लिए 455 करोड़, 450 करोड़ भी इसके ऊपर दे रही है इसको देखने के लिए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब आता है भाई लास्ट हमारा आर्टिकल ओजोन के ऊपर। अभी एक इंटरनेशनल टीम है साइंटिस्ट की, इंडिया से भी लोग गए हैं जो कि जुपिटर के मून कैलिस्टो पे ओजोन डिस्कवर कर रहे हैं। ये अभी देखा गया था। कैलिस्टो क्या है? जुपिटर का मून, आपको पता है जुपिटर के काफी सारे मून्स हैं, लेकिन जुपिटर को जो है, जुपिटर के जो मून है, ऐसा नहीं कि जुपिटर के मून सबसे ज्यादा है, सैटर्न क्या है सबसे ज्यादा मून। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करके देखा है कि वहां पर SO2 एस्ट्रोकेमिकल आइस है जो कि प्रॉपरली आइस से बना हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड है यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में। ठीक है, ये सब कुछ देखा गया है वहां पर, और ये सब कुछ एनालाइज जब डेटा किया गया तो पता चला कि वहां पर ओजोन की प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। उन्होंने काफी सारी जो है स्टडीज को देख करके बताया कि भाई ओजोन, आपको पता है ओजोन बहुत जरूरी है। यूवी रेज जो है वो हार्मफुल होती है। यूवी रेज में एक अल्ट्रावायलेट बी होती है, एक अल्ट्रावायलेट सी होती है, जिसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो वो हमारे जो स्किन का DNA है उसको ट्रिगर करती है, कैटरैक्ट होता है आंखों के अंदर, और स्किन कैंसर हो सकता है। तो ओजोन लेयर जो हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, एक क्वेश्चन तो यहीं से सीधा पूछा जाता है कि ओजोन लेयर मिलती कहाँ पे है। तो देखो भाई, ओजोन लेयर हमको स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है जो कि 15 से 35 किलोमीटर अबव है ग्राउंड के। ये हमें कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करती है कि हमें इजीली वहां पे सही सब कुछ सही रहे। ठीक है भाई, तो ये ओजोन की इंपॉर्टेंस है जो कि हमें जुपिटर के मून पर भी देखने को मिली है। सैटर्न के बाद जुपिटर के सबसे ज्यादा मून है, आपको पता है, और उसका लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। वैसे जुपिटर का लार्जेस्ट मून तो गैनीमेड है। ठीक है, गैनीमेड और टाइटन है। ये उसका है, टाइटन तो उसका है, सैटर्न का। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट मून है कैलिस्टो। फर्स्ट कौन हो गया? गैनीमेड, सेकंड हो गया टाइटन, थर्ड हो गया कैलिस्टो। कैलिस्टो में वाटर आइस देखा गया है, सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि हो सकता है अर्थ के बाहर भी कहीं पर सोलर सिस्टम में लाइफ पॉसिबल हो सकता है। इसके पीछे अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी तो पता चलेगा ये, पर ऐसा पता चला है साइंटिस्ट की टीम ने जिसमें इंडिया के लोग भी शामिल थे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये एक पूरी एक कंडीशन से जो देखी गई है, इसके एक्सपेरिमेंट्स काफी सारी जगह पे किए गए हैं, जैसे कि सिंक्ट्रॉन रेडिएशन रिसर्च सेंटर पे किया गया, पूरा सरफेस देखा गया कैलिस्टो का, वहां पे पूरा चेकिंग करी गई। फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो पता चलती हैं। ओजोन का पूरा, अल्ट्रावायलेट का किस तरीके से अब्जॉर्ब करते हैं आपको पता ही है। ओजोन की डिस्कवरी जो है वो ये बता सकते हैं कि हो सकता है वहां पर फिर ऑक्सीजन भी हो, अगर O3 है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी हो सकती है वहां पर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक?
ये है आपके यहाँ तक के 5 आर्टिकल्स। आप लोगों ने आज 5 आर्टिकल पढ़े। ओजोन इंपॉर्टेंट है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई है, मून्स के नाम वगैरह कहाँ पे मिलती है ओजोन, वो ग्रीन स्टील रेवोल्यूशन में कौन शामिल है आपको वो लर्न करना है। और साथ ही साथ आपको ये कि वीट ब्लास्ट एक डिजीज है, उसकी बिहाफ पे कौन सी कहाँ पे ग्रो की जा रही है वो, और जो प्लेसेस के नाम बताए हैं कहाँ पे लोकेटेड है वो। फ्यूचर ग्रुप जो ये वाला है, फ्रेंड्स का ग्रुप, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन की पीस कीपिंग में जितना भी फैक्चुअल डेटा बताया है ये इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। और इंडिया अफ्रीका के रिलेशन जो मैंने आपको समझाए थे वो पूरे याद करने हैं। भाई अब अपनी नॉलेज भी टेस्ट करो भाई आप लोग, और आकर के एक क्वेश्चन सॉल्व करो FSSAI के ऊपर। FSSAI मेरे हिसाब से सभी लोग जानते होंगे। FSSAI क्या फुल फॉर्म होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या है इसका? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो भारत में खाद्य चीजों के ऊपर सुरक्षा देती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। ये जितना भी फूड होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सेल कैसा है, इंपोर्ट कैसा होगा, हर चीज पे चेक तय करती है। और इसका अपना एक्ट है, 2006 में आया था। ये उस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है, 2006 में एक्ट आया था, लेकिन ये बनाई 2008 में गई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में भी ये बैठती, क्योंकि एक जगह से तो काम नहीं चलेगा ना, इतना बड़ा भारत है। ये लाइसेंस देती है। ठीक है, ये प्रॉपरली हैंडलिंग, पैकेजिंग कैसे होगी, उनको सेल कैसे करना है, इसमें लाइसेंस कितने होंगे रेस्टोरेंट को, फूड मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, उनको फिर ITR फाइल करना पड़ता है आगे, स्टोर कितने रहेंगे, वो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, हर चीज के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के ऊपर ही काम देखती है। क्लियर हो गया भाई? अब इसमें जो है ये आप रीड करो, ये क्वेश्चन जो है ये, यहाँ पर ई कॉमर्स FBOs को बोला है कि भाई अपने फूड प्रोडक्ट्स को आप कहाँ पे लिस्ट करो। आपको ये फूड प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना पड़ेगा कहाँ पर, मतलब जो आपका वो मेन है वेबसाइट है ना इनकी, वो। FBO क्या होता है? फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, जो कि फूड के काम में इन्वॉल्व है उनको FBO कहते हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को। तो FBO का रजिस्ट्रेशन कौन देता है? FSSAI फूड लाइसेंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, करेक्ट है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये पता है कब जारी किया गया था? जब कई बार जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में मिलते हैं ना हेल्थ और एनर्जी ड्रिंक्स, उसके ऊपर गलत मार्केटिंग हुई थी। बहुत से लोग उस पर गलत मार्केटिंग करते हैं, जिससे ये होता है कि भाई पता चलता है, सच्चाई पता चलती है कि बस प्रोडक्ट बेचने के लिए कि 0 कैलोरीज है, डाइट कोक है तो 0 होगा। ठीक है, इसमें कोई शुगर नहीं डाला गया, ये नहीं है वो नहीं है। बहुत आसानी से चीजें ऐसे ऐसे बोल देते हैं। तो उस हिसाब से है ये हेल्थ ड्रिंक का। ठीक है, तो हेल्थ ड्रिंक कहीं डिफाइन नहीं की गई है, तो FSSAI ने यहाँ पर इसके ऊपर पूरा अब ये बोला था कि आप पूरा रजिस्टर कराओ, ताकि हम ये चीजें देख सकें। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो। इंडिया का PMI परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं PMI परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स, ये एक सर्वे होता है जिसमें हम ये पूरा देखते हैं कि हम जो परचेजिंग करते हैं वो किस प्रकार से होती है। सर्वे किया जाता है पूरा परचेजिंग के ऊपर, 0 से 100 तक इसके ऊपर रैंक दी जाती है। ठीक है, ये इकोनॉमिकली देखने के लिए कि कितना ज्यादा लोगों को यहाँ पर परचेजिंग पे कितना पड़ रहा है चीजें। ठीक है, उसे हम कहते हैं परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स। भारत का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ गया है। 50 से ऊपर अगर आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हो तो उसका मतलब आप काफी एक्सपैंड हो गए हो। और ये जो पूरा कंपाइल किया जाता है, ये IHS मार्केट जो है वो यहाँ पर इसको पूरा कंपाइल करती है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हर हर महीने आता है। ठीक है भाई, मंथली होता है ये पूरा कि भाई आपका परचेजिंग किस तरीके से, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो नहीं। जैसे IIP है, वो तो आउटपुट देखता है कितना है, वो इंडस्ट्रीज का देखता है। अब भाई परचेजर को कितना मिल रहा है, जो कंज्यूमर है उनको कितने अमाउंट में मिल रहा है, उसे कहते हैं PMI। ठीक है भाई, तो आज का क्वेश्चन भी FSSAI का ही है। FSSAI जो है वो क्या काम करती है वो बताना है। और लोगों को अपने कितने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। FSSAI के अंदर जो भी चीजें लिखी होती है, लिस्टेड होती है, उसके हिसाब से किस प्रकार से ये काम करती है, वो आपको मेंस के आंसर राइटिंग में अपना एक्सप्लेन करना है पूरा। ठीक है, समझे भाई? पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया? आई थिंक सभी लोगों को पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, अब तक हो जाना चाहिए सभी को। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और यार शेयर कर दिया करो, शेयर कर दो, थोड़ी बहुत व्यूज बढ़ा दो इसके ऊपर। है फिर ऐसे बताओ कैसे चलेगा? 200 300 व्यूज में तो मजा ही नहीं आता ना। हमको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा जब तक आप लोग इसको शेयर नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे? हमको कैसे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है।
या थोड़ा हमारा भी सोचो, हम आपके लिए रोज इतना सारा कंटेंट लेके आना, इतना सारा समझाना आपको, इतना कुछ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यार थोड़ा सा आप भी कर दीजिए हमारे लिए। कुछ नहीं करना, वीडियो ही तो शेयर करनी है, करना ही क्या है, वीडियो शेयर कर दो, कमेंट कर दो, पढ़ रहे हो तो, बस इतना छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम तो आप लोग कर ही सकते हो, इसमें क्या ही इतना मैंने बड़ा मांग लिया आपसे। कर दो इतना सा काम तो, इतने टाइम से आपको बोला जा रहा है, थोड़ा बहुत मदद कर दो हमारी भी, आसानी हो जाएगी हमको भी थोड़ी सी। चलो, देखते हैं कितने बच्चे शेयर करते हैं और क्या करते हैं, बाकी मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।